सो इकॉनमी, स्पेशली इंडियन इकॉनमी के पास्ट ईयर के क्वेश्चन बीपीएससी के हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं और हम अभी 65th बीपीएससी के इकॉनमी के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें प्योरली इंडियन इकॉनमी क्वेश्चन लिए गए हैं, बिहार इकॉनमी के क्वेश्चन यहाँ अभी नहीं लिए गए हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको ध्यान रखना होगा पॉपुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, सेंसस से रिलेटेड, वो सारे सवाल भी अभी यहाँ नहीं लिए गए हैं। और इन सब के अलावे किस चीज़ के प्रोडक्शन में इंडिया की क्या रैंकिंग है, वो सवाल भी अभी यहाँ नहीं लिए गए हैं। फिर भी 65th बीपीएससी में टोटल 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चंस इंडियन इकॉनमी, प्योरली इंडियन इकॉनमी से पूछे गए हैं। और इन इंडियन इकॉनमी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स भी होने चाहिए और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी मालूम होना चाहिए। ओके, तो हम लोग ये पास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले पास्ट क्वेश्चंस को देखना होता है और उसके हिसाब से ही टॉपिक्स छांटने होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इवन एग्ज़ाम से पहले भी पास्ट क्वेश्चंस को एक बार देख लेना चाहिए और उससे रिलेटेड टॉपिक को पहले प्रायोरिटी बेस पे रिवाइज कर लेना चाहिए। ओके, तो हम लोग ये शुरू करने वाले हैं बीपीएससी के लिए इंडियन इकॉनमी। चलो, तो पहला क्वेश्चन है 65th बीपीएससी में कि हिंदू ग्रोथ रेट इज़ रिलेटेड टू, हिंदू ग्रोथ रेट संबंधित है किस चीज़ से? तो हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध जीडीपी से है। बेसिकली जीडीपी के स्लो ग्रोथ रेट को ही हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया। किसने कहा था ऐसा? तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1978 में, जो इस पीरियड में या इसके पहले जो इंडिया का ग्रोथ रेट हो रहा था काफ़ी स्लो ग्रोथ रेट था, जीडीपी का ग्रोथ रेट। तो जीडीपी के स्लो ग्रोथ रेट को उन्होंने डिस्क्राइब किया हिंदू ग्रोथ रेट कह के। ओके, कि हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट स्लो ग्रोथ रेट है, तो इस स्पेशल स्लो ग्रोथ रेट को उन्होंने हिंदुस्तान शब्द से जोड़ते हुए हिंदू ग्रोथ रेट कर दिया। ओके, तो हिंदू ग्रोथ रेट कोई स्पेशल तरह का ग्रोथ रेट नहीं है, आपको बस यहाँ ध्यान रखना है, स्लो ग्रोथ रेट को ही उन्होंने ऐसा कहा था। ऐसा इसलिए कहा गया था कि उस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, हमारी जो इकॉनमी थी, तो वहाँ जो हमारी पॉलिसी थी वो पॉलिसी बहुत हद तक सोशलिस्ट इकॉनमी की पॉलिसी से मैच करती थी। ओके, दो हम लोग एक मिक्स्ड इकॉनमी थे। इन मिक्स्ड इकॉनमी का अर्थ क्या होता है कि थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म और थोड़ा बहुत सोशलिज्म दोनों मिलाकर। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी जो मिक्स्ड इकॉनमी थी वो 1991 से पहले सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा झुकी हुई थी। 1991 के बाद कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, ओके, उसकी तरफ ज़्यादा झुक गई। सो इसे याद रखोगे, 1991 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाटर शेड मोमेंट है, एक डिफाइनिंग मोमेंट है। यहाँ से भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। यहाँ से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू होते हैं और हम समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ने लगें। ओके, चलो, तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो नेशनल इनकम के टॉपिक से लिया गया है। नेशनल इनकम में हम लोग पढ़ते हैं जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होता है, ये सब चीज़ नेशनल इनकम में पढ़ना होता है। तो इस टॉपिक को आप लोग रिवाइज करोगे। इसके अलावा देखो, ये एक काफ़ी पुराना इनका स्टेटमेंट था प्रोफेसर राजकृष्ण का, उसे यहाँ लिया गया है। थोड़ा बहुत ये टॉपिक जो है इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री से भी बिलोंग करता है। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और आपने पढ़ लिया होगा, तो अभी एग्ज़ाम के लिए आपने इसे रिवाइज करना है। ओके, चलो, सेकंड है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, हु डिटरमाइंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया? इंडिया में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कौन सुनिश्चित करता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के गवर्नमेंट फिक्स करती है। ओके, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं इसको हिंदी में। ये डिटरमाइन किया जाता है, ये तय किया जाता है कि किस वस्तु का कितना मिनिमम प्राइस होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये तय करता है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ओके, CACP एक आयोग है। ओके, वो तय करता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का क्या MSP होना चाहिए।
इसके बाद CACP जो भी डिटरमाइन करता है उसके अप्रूवल के लिए वो CCEA को देता है। CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म है CCEA। हमारी कैबिनेट जो है वो कमिटीज़ के रूप में काम करती है। ये चीज़ आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, ओके। जैसे पार्लियामेंट भी कमेटी के फॉर्म पे काम करती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बना के, वैसे ही कैबिनेट भी हमारी कैबिनेट कमिटीज़ के रूप में काम करती है। तो इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कैबिनेट कमेटी है वो CACP के द्वारा बताए गए कि इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, इस उत्पाद का इतना MSP होगा, उसको अप्रूव करता है कौन? CCEA। और CCEA के अप्रूवल के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस इसको अनाउंस करती है पब्लिक में। MSP जो है वो हमेशा अनाउंस कर दिया जाता है कोई भी, जैसे कि रबी का सीज़न आने वाला है, खरीफ का सीज़न आने वाला है, तो उस सीज़न में रोपाई से पहले, ओके, इसके पहले किसान रोपने जाए अपनी फसल को, उसके पहले ही MSP डिक्लेयर कर दिया जाता है ताकि किसान को मालूम हो कि जो चीज़ रोपने जा रहा है उसको सरकार कितने में खरीदेगी। MSP का अर्थ होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी ये वो रेट होता है जिस रेट पे सरकार कहती है कि इस रेट पे हम किसानों से वो फसल खरीदेंगे, ओके। ऐसे सरकार सारी फसल को नहीं खरीदती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ पे ये टॉपिक कहाँ से ली गई है? ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर इकॉनमी से, ओके, कृषि की अर्थव्यवस्था। हम अपनी इकॉनमी को 3 भाग में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर इकॉनमी होता है। तो एग्रीकल्चर इकॉनमी में ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा कि MSP क्या होता है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या होती है, प्राइस स्टेबलाइजेशन क्या होता है, कैसे किसी चीज़ का दाम, सुनते हो आप लोग प्याज का दाम बढ़ गया तो इसका दाम कम करने के लिए सरकार क्या करती है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या होता है, ओके। अच्छा, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मार्केट स्टेबलाइजेशन, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम को मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये स्कीम RBI की है और प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम का RBI से रिलेशन नहीं है। ये किसी कम्युनिटी का मार्केट में दाम बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए सरकार इस स्कीम का इस्तेमाल करती है। तो इन सब के बारे में एग्रीकल्चर इकॉनमी में पढ़ना होता है। वह MSP सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, सब कुछ वहीं पर रहेगा, ओके। इस टॉपिक को रिवाइज कर लेना, ओके। चलो, थर्ड टॉपिक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट फिनांस। इनमें से कौन जो है डायरेक्ट फिनांस का सोर्स नहीं है। डायरेक्ट फिनांस क्या होता है? आप बैंक में गए, आपको जो है बैंक ने लोन दे दिया, तो बैंक ने आपको फिनांस किया, ओके, ये क्या हुआ? डायरेक्ट फिनांस हुआ। इनडायरेक्ट फिनांस क्या होगा कि बैंक से आप लोन लेने गए लेकिन बैंक के पास पैसा नहीं था, बैंक ने क्या किया, मान लेते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से नाबार्ड, बैंक ने नाबार्ड से पैसा लिया और आपको दे दिया। मान लो कि आप एक फार्मर हो, ओके, क्योंकि नाबार्ड जो है जनरली रूरल डेवलपमेंट के ही केस में या रूरल सेक्टर को ही फिनांस करता है। तो आप एक फार्मर हो, आप गए बैंक के पास पैसे नहीं हैं लेकिन आपको लोन देना है, तो बैंक क्या करेगी, नाबार्ड से पैसे मांगेगी और तब वो लोन आपको देगी। तो नाबार्ड ने आपको एक तरह से फिनांस किया लेकिन डायरेक्टली फिनांस नहीं किया। डायरेक्ट फिनांस आपको बैंक ने किया, नाबार्ड ने आपको इनडायरेक्ट फिनांस किया, या इसको कहते हैं कई बार रीफिनांस। इसे रीफिनांस कहना ही ज़्यादा सही है, ओके, रादर दैन इनडायरेक्ट फिनांस। तो नाबार्ड यहाँ पे क्या है, रीफिनांस करने वाली एजेंसी है, ओके। बैंक क्या है, तो डायरेक्ट फिनांस करने वाली बॉडी है। तो नाबार्ड यहाँ पे डायरेक्ट फिनांस नहीं करती, हम आप या कोई भी किसान जाकर सीधे सीधे नाबार्ड से लोन नहीं लेता। RRB क्या है, तो एक बैंक है जो डायरेक्ट फिनांस करती है। स्टेट बैंक भी बैंक है जो डायरेक्ट फिनांस करती है। इलाहाबाद बैंक भी डायरेक्ट फिनांस करती है, ओके। तो यहाँ हमारा आंसर ए होगा। इस क्वेश्चन में मैंने सुना कुछ विवाद है, बट इसका आंसर ए ही होना है, इस पर कुछ भी दूसरा सेकंड थॉट के चांसेस हैं ही नहीं, ओके। तो ध्यान रखना है, नाबार्ड क्या है, एक रीफिनांस एजेंसी है, डायरेक्टली लोन नहीं देती है बल्कि वो उनको लोन देती है जो आगे लोन देते हैं। यानी कि ये बैंक्स को लोन देगी, चाहे वो तुम्हारा कोई कमर्शियल बैंक हो या RRB हो, क्योंकि RRB को भी फिर RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, ओके। ये जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं ग्रामीण, वो फिर किसानों को लोन देते हैं, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है, जो टॉपिक
पढ़ना चाहिए या रिवाइज करना चाहिए वो टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके, तो बैंकिंग फाइनेंस से क्वेश्चन उठाया हुआ है। ओके, तो इस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा, इसको रिवाइज कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान। छठे 5-year प्लान के दौरान कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था? देखो छठा 5-year प्लान, ओके, 1985 to 1990 इस पीरियड में ये शुरू हुआ था। काफ़ी पुराना स्कीम हुआ, तो काफ़ी पुराना 5-year प्लान है, इससे पूछे जा रहे हैं सवाल। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है इंडिया का, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपको रिवाइज करना ही है। ओके, इसमें प्लानिंग की पूरी हिस्ट्री, डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे एक्सपोर्ट पॉलिसी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इन सब का इतिहास आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। ऐसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिसेंट में कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी नहीं है हमारे पास। ओके, लेकिन इतिहास से सबको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो भी रहें, जैसे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ओके, इन सब के बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए। पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, पॉवर्टी यानी गरीबी को ख़त्म करने के लिए, तो ये सब का थोड़ा बहुत इतिहास हमें मालूम होना चाहिए। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग देख लोगे, इसको रिवाइज करोगे। ओके, तो 6th 5-year प्लान में कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था हमारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, एकीकृत ग्रामीण विकास। एक प्रोग्राम थी, कार्यक्रम था जो शुरू किया गया था हमारा 6th 5-year प्लान में। इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था गरीबी हटाओ के नारे के साथ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम था। ओके, इसलिए इसको यहाँ पूछा गया है। अगर आप लोग प्लानिंग की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ मिल ही जाएगा। ओके, कि भारत में प्लानिंग कैसे कैसे हुई, फर्स्ट 5-year प्लान में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, तो आप ये सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, यानी कि आपको प्लानिंग की हिस्ट्री कम से कम रिवाइज कर ही लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें यहाँ पर है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ओके, इस योजना में हर एक सब्सक्राइबर को मिनिमम कितना एश्योर्ड पेंशन मिलेगा 60 साल की उम्र होने के बाद, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल उस समय के हिसाब से। इसमें 3000 रुपये जो है हर किसी को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन, न्यूनतम इतनी पेंशन तो हर किसी को मिलनी थी। ओके, 60 साल की उम्र होने के बाद। इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान जाओ। तो ये स्कीम जो है वो वही लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते थे, अवेल कर सकते थे, जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच में हो। ओके, और कम से कम आपको 55 रुपये कंट्रीब्यूट करना होगा हर महीने इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए, और अधिक से अधिक 200 रुपये करना होगा। ये अधिक से अधिक का मतलब यहाँ ये हुआ कि अगर आप 40 साल में स्कीम को ज्वाइन करते हैं तो आपको कम से कम 200 रुपये तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे केस में आप केवल 20 साल तक ही कंट्रीब्यूट करोगे, तो आपको 3000 रुपये महीना चाहिए, तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। ओके, अगर आप 18 साल में शुरू कर देते हो इस स्कीम को तो आप 55 रुपये महीने से ही शुरू कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर 18 साल से 60 साल होते होते 42 साल तक आप कंट्रीब्यूट करने वाले हो, तो इसलिए आपको 55 रुपये ही महीने लगेंगे। यानी जितनी जल्दी शुरू हो जाए तो उतना कम से कम आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। इसके अलावा 15,000 रुपये महीने, ओके, जो मंथली इनकम है वर्कर का यहाँ पर, वो 15,000 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए। इन सब के अलावा जो है फैमिली पेंशन की भी व्यवस्था है इसमें, यानी कि जिसने ये प्रीमियम भरा है सालों तक, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। ओके, और फैमिली पेंशन जो है टोटल अमाउंट का आधा मिलेगा। ओके, ये ध्यान रखना है, 3000 अगर मिलना है पेंशन तो 1500 मिलेगा, आधा मिलेगा फैमिली पेंशन। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का अर्थ ये होता है कि इस स्कीम पे पूरी तरह से खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। ओके, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई खर्च नहीं होगा। एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर खर्च करते हैं। ओके, जैसे कि जल जीवन मिशन, ये मिशन क्या है तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। लेकिन प्रधानमंत्री मानधन योजना ये क्या है तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम में दोनों मिलके खर्च करते हैं 50-50, 60-40, 90-10 इस रेशियो में।
और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स से उठाया गया, तो करंट अफेयर्स तो रिवाइज करना ही है, करंट अफेयर्स तो हमेशा पढ़ते ही रहना है। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है हमारा कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ ईपीसीजी। ईपीसीजी का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ओके, क्या है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स? सबसे पहले समझो कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन लिया गया फॉरेन ट्रेड के टॉपिक से। ओके, फॉरेन ट्रेड में हमें पढ़ना होता है हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में, कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट की है क्या, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में गवर्नमेंट का फोकस ये होता है कि कैसे हमारे फॉरेन ट्रेड को बढ़ाया जाए, हमारा विदेशी व्यापार कैसे बढ़े, स्पेशली हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, यही चीज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मेंशन की होती है, लिखी होती है, इसी को हमें पढ़ना होता है। तो ये जो स्कीम है एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली स्कीम है, तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली स्कीम आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपको ऐसे भी एक्सपोर्ट को प्रमोशन के करने के जो भी स्कीम्स है उसको मालूम होना चाहिए, आपके उसको मालूम होना चाहिए। जैसे कि ईपीसीजी, ये एक एक्सपोर्ट को प्रमोट करने वाली स्कीम है। डीएफआईए, ये भी एक एक्सपोर्ट को प्रमोट करने वाली स्कीम है, ये भी बहुत फेमस स्कीम है। इसका फुल फॉर्म भी याद रख लोगे सब। इसका फुल फॉर्म होता है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। ये दो स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। ओके, ईपीसीजी और डीएफआईए। यानी कि ये क्वेश्चन है इस चीज़ से कि क्या आपको मालूम है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार कौन कौन सी स्कीम चला रही है। उस स्कीम का ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा है, बस इन्हें फुल फॉर्म पूछ दिया है। ओके, तो एटलीस्ट आप उस स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत भी मालूम होता अगर आपको, तो ये आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, आपको फॉरेन ट्रेड में खासकर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स को रिवाइज कर लेना है। ओके, चलो अब देखते हैं कि ईपीसीजी है क्या, स्कीम में क्या है। तो देखो, एक्सपोर्ट को सरकार क्यों प्रमोट करती है, क्योंकि एक्सपोर्ट से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ठीक है, जब भी हम कोई सामान किसी को बेचते हैं तो वो हमें क्या देता है, फॉरेन करेंसी देता है। बेसिकली जब हम सामान किसी को बेचेंगे तो वो अपना करेंसी हमें नहीं देगा, वो हमें डॉलर्स जनरली देता है। ओके, डॉलर्स, या अगर हम किसी डेवलप्ड कंट्री को बेच रहे हैं तो हो सकता है कि वो अपनी करेंसी भी हमें दें, क्योंकि हमें उसी करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें डॉलर्स की या फॉरेन एक्सचेंज की? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम जब बाद में हम खुद बाहर से कुछ खरीदेंगे तो फिर हम उन्हें इंडियन रुपया देकर उनसे सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनके लिए इंडियन रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। इंडियन रुपये का वैल्यू कहाँ पर है, हमारे देश के अंदर है। आप अगर अमेरिका से कुछ खरीद रहे हो और उसको आप कहोगे आप हमारा रुपया ले लीजिए, वो उस रुपये का क्या करेगा। ओके, यानी कि आपको अमेरिका से कुछ खरीदना हो तो मेरे को डॉलर पे करना होगा, आपको चीन से कुछ खरीदना हो तो या तो आपको चीन की करेंसी देनी पड़ेगी जुआन, या आपको डॉलर पे करना होगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होने चाहिए, अदरवाइज़ हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखो, हम अपनी 80% क्रूड ऑयल की ज़रूरत के लिए किस पे निर्भर है, इंपोर्ट पे निर्भर है। तो अगर हमारा इंपोर्ट ना हो पाए, हम इंपोर्ट ना कर पाएँ, हमारे पास डॉलर्स नहीं रहेगा तो हमारे पास ऑयल नहीं आ पाएगा, हम ऑयल नहीं खरीद पाएंगे। जब हम ऑयल नहीं खरीद पाएंगे तो हमारी देश की पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। इसलिए सरकार जो है डॉलर्स अपने पास चाहती है, हमारे पास अधिक से अधिक आए। डॉलर अधिक कब आएगा, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, जब हम बेचेंगे। ओके, तभी हमसे कोई खरीदेगा और वो हमें डॉलर देगा। ओके, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन सब के अलावा एक्सपोर्ट प्रमोट करने से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। ओके, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ओके, चलो, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये जो स्कीम है, स्कीम का गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है इसमें कि जैसे समझो कि हम कोई एक चीज़ बेचना चाह रहे हैं बाहर। ओके, मान लो कि हम मोबाइल बेचना चाह रहे हैं बाहर। ओके, अब मोबाइल बनाने के लिए आपको मशीन चाहिए। ओके, अब हमें मशीन चाहिए तो हमें मशीन जो है वो मशीन इंडिया में नहीं मिल पा रही, वो मशीन बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो हम इस मशीन को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट पे सरकार जनरली क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटी ले लेती है। अब इंपोर्ट ड्यूटी के कारण मशीन का दाम क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें अच्छा फील नहीं होता, हम सोचते हैं इतना ड्यूटी कौन दे, हम मशीन मंगाते ही नहीं हैं।
या बहुत कम ही संख्या में मंगाते हैं, बहुत कम ही लोग मंगाते हैं। तो अब सरकार सोच रही है कि इस मशीन को अगर हम ड्यूटी इसको माफ़ कर दें तो इस मशीन को मंगाकर ये मोबाइल बनाएगा, फिर मोबाइल को बाहर बेचेगा। तो सरकार को क्या मिलेगा? डॉलर्स मिलेंगे, देश को डॉलर्स का फ़ायदा होगा। ओके, तो सरकार सोच रही है अगर हम यहाँ ड्यूटी का त्याग कर दें तो हमें डॉलर्स मिलेंगे। ओके, ड्यूटी किस में मिलने वाली है? रुपया में। डॉलर्स फॉरेन करेंसी है, तो रुपया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए डॉलर्स है। तो सरकार सोचती है हम ड्यूटी नहीं लेंगे, ड्यूटी माफ़ कर देते हैं इन लोगों को ताकि इनका मशीन सस्ता हो जाए। जैसे कि मशीन अगर 1 लाख की है उसमें 30% ड्यूटी लग जाए तो 1,30,000 की मशीन हो जाएगी। तो सरकार क्या कहती है यहाँ पर कि मशीन को सस्ता कर दो, यानी ड्यूटी नहीं लो, ताकि ये लोग बहुत ज़्यादा मशीन को बाहर से मंगवाएं और बाहर से मशीन मंगाकर उससे मोबाइल बनाएं और फिर उस मोबाइल को बाहर बेचें, एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारे पास डॉलर्स आएँ। समझ में आ रही है इस बात को? तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकार यहाँ पे ड्यूटी को फोरगो कर रही है, ड्यूटी को माफ़ कर रही है और कह रही है कि आप बेचो सामान बाहर ताकि डॉलर्स आए। ओके, तो मशीन्स को हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। ओके, कैपिटल गुड क्या होता है, कंज्यूमर गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, ये सब हम लोग जीडीपी के बारे में जब पढ़ेंगे, नेशनल इनकम जब पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। ओके, सो यहाँ ये समझना है हमें कि कैपिटल गुड्स को बाहर से अगर मंगाना हो तो सरकार क्या कर रही है, उस पर ड्यूटी नहीं ले रही है। तो इसी स्कीम को एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स कहा गया। लेकिन यहाँ शर्त यही है कि इस स्कीम के तहत जो भी आप मशीन बाहर से मंगाओगे उस मशीन से जो कुछ भी प्रोड्यूस होगा उसको आप बाहर ही बेचोगे। देश के अंदर बेच दोगे तो फिर सरकार आपसे ड्यूटी ले लेगी। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ऐसा ही कुछ स्कीम है DFIA। ओके, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फिस्कल ईयर 2018-19 में टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था। तो चलो अभी 2018-19 का डेटा हमें याद नहीं रखना है, ये इसका डी आंसर है। ठीक है, चलो, लेकिन हम समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कहाँ से लिया गया। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से करंट अफेयर का टॉपिक है। अगर आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे, RBI रिपोर्ट, इन सब में जनरली आपको फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व कितना है हमारे पास, ओके, उसका डेटा आपको मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे RBI का जो वीकली डेटा आते रहता है, RBI हर वीक फॉरेन एक्सचेंज का डेटा बताती है। ओके, तो लास्ट जो नवंबर 20 का जो डेटा अभी मैंने यहाँ मेंशन किया है, तो नवंबर 20 के हिसाब से हमारे पास $575 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है। समझ में आ रहा है इस बात को? नवंबर 20 के इस डेट के हिसाब से, इस डेट को हमारे पास $575 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आता है? क्या केवल फॉरेन करेंसी आती है कि और भी चीज़ें आती हैं? तो और भी चीज़ें आती हैं। ये ध्यान रखना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 4 चीज़ें आती हैं। पहला फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा गोल्ड रिजर्व, तीसरा स्पेशल ड्राइंग राइट, चौथा रिजर्व ट्रांस। अब ये जो चारों चीज़ें हैं, इन चारों चीज़ों के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ इस पर चर्चा करें तो फिर ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ये ध्यान रखना, फॉरेन करेंसी तो समझते ही होगे, गोल्ड रिजर्व भी समझते होगे। ये SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट और रिजर्व ट्रांस इन IMF, ये जो दोनों हैं, दोनों हम लोग IMF के साथ मेंटेन करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फॉरेन करेंसी होती है, फिर गोल्ड रिजर्व होता है, और इन दोनों में ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जनरली ट्रांस हमारे पास SDR से ज़्यादा होता है, बट उतना कंपैरिजन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये ध्यान रखना है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी एसेट होता है। ओके, एक और इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ ये था कि 1990 में हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था वो बहुत कम बचा हुआ था। आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना शुरू किए। इन रिफॉर्म्स के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि 1990 के समय में हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ही कम बचा हुआ था। इतना कम बचा हुआ था कि मात्र हम लगभग 5 सप्ताह का ही इंपोर्ट कर सकते थे। इसके बाद हमारे पास पैसा नहीं रहता, फॉरेन करेंसी नहीं रहती और हम इंपोर्ट करना हमारा बंद हो जाता। इंपोर्ट करना बंद होने का अर्थ क्या हो जाता कि हमारे पास तेल आना बंद हो जाता बाहर से, फिर हमारे देश की पहिया जो है पूरी तरह से रुक जाता, आर्थिक पहिया।
तो फॉरेन एक्सचेंज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, इसको देखते रहना है। ये टॉपिक करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स को रिवाइज तो करना ही है, इसे पढ़ते रहना है हर महीने। फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ये टॉपिक है बेसिकली। चलो जैसे आप रिवाइज करते रहना। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ सवाल ये कि इंडिया का शेयर जो है मीट एंड मीट प्रिपरेशन एक्सपोर्ट्स में 2017 में कितना था। देखो मीट एंड मीट प्रिपरेशन, मीट समझ गए, मीट से बनने वाली चीज़ें, ओके, इन दोनों के एक्सपोर्ट में इंडिया का दुनिया में शेयर क्या था, ये सवाल पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर है 3%। ऐसे ये क्वेश्चन पूछने कुछ खास लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि मीट एंड मीट प्रिपरेशन का कितना परसेंटेज शेयर है दुनिया में, वो पूछा जा रहा है, जबकि ये इंडिया कोई टॉप कमोडिटी नहीं है एक्सपोर्ट का, ओके। लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि हम जो एनिमल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, ओके, इस एनिमल प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं मीट, ओके। एनिमल प्रोडक्ट में जैसे हनी भी एक्सपोर्ट होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट होते हैं, और ऐसे भी एनिमल से हमें और भी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो हम बाहर के देशों को बेचते हैं। बट सबसे ज़्यादा हम बेचते हैं क्या बाहर के देशों में, मीट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि मीट एक्सपोर्ट का डेटा कहीं न्यूज़पेपर में आया हो, क्योंकि मंथली मैगजीन्स में ये सब आने का चांस बहुत कम होता है, और ये सवाल यहाँ से पूछ दिए गए हों। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एनिमल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट मीट का होता है। तो मीट से रिलेटेड डेटा कभी कुछ न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन पढ़ते हुए आ जाए तो उस डेटा को अपने पास नोट कर लेना, ओके। इस ढंग से क्वेश्चन पूछे गए होंगे। मीट का प्रोडक्ट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, या कोई भी एग्रीकल्चर का कोई भी प्रोड्यूस अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा वो एक्सपोर्ट जो है एक ख़ास स्टैंडर्ड का हो, अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, सेफ़ हो, ओके। और उस तरह एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की जो जिम्मेदारी है वो अपेडा के पास है। अपेडा एक बॉडी है, इसका काम क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है, सॉरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, ओके। अपेडा किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंडर, ओके। इनका काम क्या है कि एग्रीकल्चर और जो प्रोसेस्ड फूड हैं, ओके, इनके एक्सपोर्ट को वो प्रमोट कराएं। इसके अलावा हमारा ये जो एक्सपोर्ट हो वो सेफ़ हो। सेफ़ एक्सपोर्ट मतलब क्या हुआ, जैसे मीट एक्सपोर्ट हो रहा है तो मीट काफ़ी ढंग से किसी खास तरह के कंटेनर में रख कर भेजा जाए ताकि वो सेफली वहाँ पहुँच सके, ओके। पूरी तरह से वो मीट क्या होना चाहिए, तो रेफ्रिजरेटेड होना चाहिए ताकि वो सेफली वहाँ पहुँच जाए। तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स कौन फिक्स करता है, अपेडा। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अपेडा का फुल फॉर्म क्या है। ये पूछा जा सकता है कि मीट के एक्सपोर्ट को रेगुलेट कौन करता है, तो अपेडा। एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को रेगुलेट कौन करता है, तो अपेडा। तो ये ध्यान रखने की बात है, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से न्यूज़पेपर के कहीं से उठा लिया गया होगा, ऐसा उम्मीद है। इसके अलावा भी ये क्वेश्चन फॉरेन ट्रेड से बिलोंग करता है, तो फॉरेन ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 9, अंत्योदय प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्टेट ऑफ। अंत्योदय प्रोग्राम किस राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया, तो अंत्योदय प्रोग्राम जो है राजस्थान में सबसे पहले शुरू किया गया था। ये 2000 में ही शुरू हो चुका था ये प्रोग्राम, यानी ये भी हमारे इकोनॉमिक हिस्ट्री से उठाया हुआ सवाल है। लेकिन इस सवाल को आप ढंग से जोड़ो किस चीज़ से, फूड सिक्योरिटी से, ओके। खाद्य सुरक्षा से संबंधित ये सवाल है, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत जो है, जो हमारे समाज के सबसे गरीब लोग हैं, जो मिलियंस की संख्या में हैं, करोड़ों की संख्या में बेसिकली आप कह सकते हो, उन गरीब लोगों को बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज्ड फूड दिया जाता है, एकदम सस्ता फूड दिया जाता है इस प्रोग्राम के तहत। समाज से बिल्कुल अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं, ओके। और ये प्रोग्राम 2000 से ही शुरू हो चुका था। ये प्रोग्राम जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत ही आता है। तो अब कहोगे सर ये तो 2013 का एक्ट है, 2000 में शुरू हो गया था। तो जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट के अंडर ही इसको डाल दिया गया, किसको, अंत्योदय प्रोग्राम को। बेसिकली फूड सिक्योरिटी में आज अगर हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो फूड सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसी एक्ट के तहत मिड डे मील भी आ चुका है। इसी एक्ट के तहत पीडीएस स्कीम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो चाहे वो तुम्हारा अंत्योदय प्रोग्राम हो, चाहे वो बीपीएल एपीएल के तहत जो राशन मिलता है राशन कार्ड के थ्रू, वो भी पीडीएस में ही आता है। तो पीडीएस सिस्टम भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर आता है। आईसीडीएस स्कीम
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये स्कीम भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आता है। इसी ICDS स्कीम के तहत आप लोग सुनते हो आंगनबाड़ी वगैरह इस सब में जो है महिलाओं को और बच्चों की जो स्वास्थ्य के लिए जो उनको कुछ दिया जाता है खाने पीने को, या उनके शरीर का ध्यान रखा जाता है, ये सब चीज़ भी ICDS स्कीम के अंदर आता है। तो ये तीनों स्कीम ICDS, PDS और मिड डे मील, ये तीनों ही स्कीम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आता है। और ये टॉपिक फूड सिक्योरिटी वाले टॉपिक में पढ़ना है। तो फूड सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आज़ादी के बाद सबसे पहला जो एक मेजर प्रोग्राम शुरू हुआ था इंडिया में आज़ादी के बाद, यानी 1952 में ही, ओके, उस प्रोग्राम का नाम क्या था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ओके, आप लोग अभी भी जो है गाँव में देखते होंगे कहीं कहीं सामुदायिक भवन बने हुए हैं। तो सामुदायिक भवन जो है ये इसी प्रोग्राम के तहत बने हुए थे। ओके, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत 1952 में इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद क्या था? रूरल डेवलपमेंट। ओके, क्या मकसद है इसका? रूरल डेवलपमेंट, गांव का विकास। ध्यान रखना ये प्रोग्राम शहरों के लिए उस समय नहीं था जो ये प्रोग्राम आया था। ओके, आज ये प्रोग्राम किसी और रूप में लगभग काम कर रहे हैं। ओके, इस प्रोग्राम का नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ समय के साथ साथ। जब हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा। ये टॉपिक प्रीलिम्स मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि रूरल डेवलपमेंट से कोई भी सवाल आता है तो आप कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से उसको शुरू कर सकते हो लिखने के केस में, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जैसे यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या, इसका उद्देश्य क्या था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का? तो पहला उद्देश्य था कि एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, शिक्षा की सुविधा प्रोवाइड करनी है, तो करनी है, रूरल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, सही बात है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग देनी है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग का दो अर्थ हुआ, एक ये अर्थ अगर हम लेते हैं कि लोगों को पॉलिटिक्स सिखाना है तो वो वाली बात नहीं है। यहाँ पर लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताना है। ओके, तो ये भी बात सही लग रही है। ये भी चीज़ रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग समझे कि उनके अधिकार क्या हैं, साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझें। ओके, हेल्पिंग विलेजेस इन प्लानिंग, प्लानिंग में गाँव की हेल्प करना, ये भी क्या रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है? तो हाँ, ये भी हो जाएगा कम्युनिटी डेवलपमेंट का पार्ट। तो ये चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, इसका आंसर ई है। ओके, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में शुरू किया गया था गांधी जयंती के अवसर पे 2 अक्टूबर को, और जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1951 से तुरंत बाद सबसे पहले कोई प्रोग्राम शुरू किया गया मेजर लेवल पे, तो वो तुम्हारा यही प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सो ध्यान से सुनना सब लोग इस प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम एक कोशिश थी कि हम कैसे एक सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव लाएं गाँव के लाइफ में। ओके, एक सामाजिक बदलाव भी लाएं, आर्थिक बदलाव भी लाएं। बेसिकली ऐसा समझा गया कि गाँव में अगर आर्थिक वृद्धि लानी है तो जब तक सामाजिक वृद्धि नहीं होगी, जब तक सामाजिक जो दशाएं हैं वो सही नहीं होगी, तब तक आर्थिक वृद्धि भी सही ढंग से संभव नहीं है। तो दोनों का जो अंतर संबंध है, जो इंटर रिलेशन है, उसको देखते हुए एक कम्युनिटी लेवल पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का, एक बदलाव लाने की कोशिश की गई थी इस प्रोग्राम के तहत। ये प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे शुरू किया गया था। इसी प्रोग्राम के तहत जो है कोशिश की गई कि कैसे सरकार को गाँवों से जोड़ा जाए। इसी के तहत हर एक ज़िले को बांट दिया गया था डेवलपमेंट ब्लॉक्स में, जो आजकल आप लोग ब्लॉक देखते हो ना। ओके, ब्लॉक ऑफिस जो है, तो ब्लॉक ऑफिस की शुरुआत भी इसी प्रोग्राम के तहत हुई थी। ओके, और इसी प्रोग्राम के तहत जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की नियुक्ति सबसे पहले होनी शुरू हुई थी। तो ये प्रोग्राम समझ पा रहे हो? आज BDO जो अभी आप लोग BPS से निकालोगे तो BDO बनोगे, तो BDO जो ऑफिस है वो ऑफिस ही शुरू हुआ था CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। ओके, इसके अलावा ग्राम सेवक की जो भर्ती हुई थी वो भी इसी प्रोग्राम के तहत हुई थी, जिनको विलेज लेवल वर्कर कहा गया, या उसको हिंदी में हम लोग ग्राम सेवक कहते हैं। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो था उसके चार्ज में पूरा ब्लॉक होता था। ग्राम सेवक के चार्ज में 10-12 जिले हुआ करते थे। ये दोनों जो हैं DM के अंडर हुआ करते थे। DM जो है अभी भी होते हैं। और स्टेट लेवल पे एक डेवलपमेंट कमिश्नर की नियुक्ति हुई, जो DM जो है डेवलपमेंट कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगे। फिर डेवलपमेंट कमिश्नर जो नेशनल लेवल पे प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन के पास जिम्मेदारी थी। इसके अलावा नेशनल लेवल पे एक मिनिस्ट्री भी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, यहाँ इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए। BDO ऑफिस, तो स्टेट लेवल पे तुम्हारा डेवलपमेंट कमिश्नर, सेंट्रल लेवल पे अलग से मिनिस्ट्री। तो इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया, जिसका असर हम लोग आज भी देखते हैं। 1952 से ये स्ट्रक्चर बनाना शुरू हुआ। इसके अलावा बाद में कुछ पंचायत आधारित बॉडीज़ भी इसमें जोड़े गए, जैसे ग्राम पंचायत को, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, BDC। ओके, BDC भी आप लोग बार बार सुनते होंगे, गाँव में चाहे इसकी चर्चा होती है। तो इसको भी जो है जोड़ा गया इस प्रोग्राम के तहत। फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, इसको भी जोड़ा गया इस प्रोग्राम के तहत। तो मेरा बस कहना ये है कि ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सोचो इसका क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज भी पूछा जा रहा है। ओके, और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन जो उठाया गया है वो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से उठाया गया है। भारत का जो आर्थिक इतिहास है उससे उठाया गया है। अगर आप लोग रूरल डेवलपमेंट की हिस्ट्री को पढ़े होंगे कि कैसे कैसे गाँव का विकास सरकार आज तक करती आई है, ओके, या कौन कौन से स्कीम चले हैं गांव के विकास के लिए, तो सबसे पहले गांव के विकास के लिए पहला कोई स्कीम था तो वो CDP था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। ओके, चलो, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके, और इसके रूप बदलते रहें। ओके, इसके बारे में हम लोग अलग ढंग से पढ़ेंगे हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। Which one of the following industrial economic corridors of India is being developed in collaboration with Japan? जापान की कोलैबोरेशन में इनमें कि मतलब जापान के सहयोग से, जापान के कोलैबोरेशन से, जापान के सहयोग से कौन से इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक कॉरिडोर, औद्योगिक या आर्थिक कॉरिडोर भारत में बनाए जा रहे हैं? तो दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो भारत में जापान की सहायता से बन रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है क्या। देखो, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना हो तो इंडस्ट्रीज़ को जोड़ना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, तो रेल चाहिए इंडस्ट्री को, रोड चाहिए इंडस्ट्री को, पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्री को लॉजिस्टिक के पार्क्स चाहिए। लॉजिस्टिक के पार्क्स का मतलब क्या हो गया कि लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, छोटे मोटे सामान। ओके, कल पुर्जे से लेकर जो बड़े बड़े पार्ट पुर्जे होते हैं वो सब चीज़ इंडस्ट्री को मिलना चाहिए। नॉलेज पार्क्स होना चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्रियल नॉलेज को शेयर किया जा सके, जहाँ पे इंडस्ट्रियल नॉलेज की पढ़ाई हो, जहाँ पे ट्रेंड लोग हो, ताकि इंडस्ट्री को तो ट्रेंड लोग चाहिए। ओके, अपने यहाँ एम्प्लॉय करने के लिए, तो नॉलेज पार्क्स भी होने चाहिए। टाउनशिप होने चाहिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने चाहिए, यानी कि वहाँ पे पानी बिजली सब चीज़ का व्यवस्था हो। पानी बिजली व्यवस्था नहीं रहेगी तो कैसे चल पाएगा तुम्हारा पूरा ये इंडस्ट्री। ओके, तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही क्या है, तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। तो इसलिए जो है ये हमारा इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जा रहे हैं ताकि इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़े जा सकें। तो अभी देश में जो है 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। 5 का नाम यहाँ लिख दिया गया है, 5 का नाम याद कर लोगे। ओके, चलो, तो ये जो क्वेश्चन है लिया गया है करंट अफेयर के टॉपिक से लिया गया है। इसके अलावा एक टॉपिक है भारत में औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इसको भी आप लोग चाहो तो देख सकते हो। ओके, चलो, तो ओवरऑल जो टॉपिक हमने देखा 11 क्वेश्चन से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स को पढ़ना है, नेशनल इनकम, GDP, GNP, NDP, NNP, ये सब के बारे में जानना है, इंडिया का इकोनॉमिक हिस्ट्री जानना है, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ना है, फिनेंस एंड बैंकिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी क्वेश्चन हमने अभी एक देखा। इसके अलावा ये सब टॉपिक से क्वेश्चन अभी इस साल नहीं है, लेकिन ये सब टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्विस सेक्टर, फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। ओके, चलो, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर।